हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेनेटिक्स के ऊपर है, यानी आनुवंशिकी के ऊपर है। तो मोटे तौर पर आनुवंशिक या जेनेटिक्स को देखें तो कुछ पॉइंट मैं आपको इसमें नोट करवाना चाहता हूँ। कई बार क्या है वो क्वेश्चन, छोटे जो क्वेश्चन हैं उनमें पूछ सकते हैं और फिर अपने इसको स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स जो टर्म है, जो पद है, इट इज गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन इन 1906। जो डब्ल्यू बैटसन है 1906 के अंदर सबसे पहले जो टर्म जेनेटिक्स है इसको प्रतिपादित किया या प्रपोज किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के पितामह कौन है, जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो आपका जो आंसर है वो है ग्रिगोर जॉन मेंडल। हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आपका आंसर है फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रिगोर जॉन मेंडल। बच्चों, जो मेंडल फंडामेंटल क्लास में आप मेंडल के बारे में पढ़ते आ रहे हो वही मेंडल है। इसका पूरा नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल, आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवंशिकी के पितामह कहलाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं हु इज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो आधुनिक जेनेटिक्स हैं उसके फादर कौन है, उसके पितामह कौन है, तो आपका जो आंसर है वो है डब्ल्यू बैटसन। क्यों मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर डब्ल्यू बैटसन क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो जेनेटिक्स जो टर्म है, पद है, वो सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? बैटसन ने किया था। ठीक है, तो बैटसन के ऊपर दो क्वेश्चन हैं, एक तो टर्म जेनेटिक्स, हु प्रपोज टर्म जेनेटिक्स, और दूसरा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, डब्ल्यू बैटसन। अब बात करते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। बच्चों, यहां पर थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हु इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स? जो प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जो पिता हैं वो कौन कहलाते हैं? टी मॉर्गन। इसको मॉर्गन, ड्रोसोफिला पे इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अब बच्चों अपने बात करते हैं जेनेटिक्स की। और जेनेटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, आनुवंशिकी यहां दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, हेरिडिटी आनुवंशिकता और वेरिएशंस। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो है उसका किससे मतलब है? हेरिडिटी से। अब ये हेरिडिटी क्या है, आनुवंशिकता क्या है? बच्चों, रिप्रोडक्शन में आप क्या पढ़ते हो, जनन में आप क्या पढ़ते हो कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक करैक्टर हैं, आनुवंशिक जो लक्षण हैं, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनका संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, या यूं कहें कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं वे पिता से पुत्र में ट्रांसमिशन होते हैं। ये जो आनुवंशिक लक्षण है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, जेनेटिक करैक्टर्स भी बोलते हैं, ये जो आनुवंशिक लक्षण है ये क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी करैक्टर्स बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। जब ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसमिशन होते हैं तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? हेरिडिटी। इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। तो रिप्रोडक्शन के दौरान मैंने प्रीवियस क्लास में क्रोमोसोम के बारे में आपको पढ़ाया था। क्रोमोसोम्स की मेन फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिलते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मिलते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक जो करैक्टर्स हैं उनका संचरण करना। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर जो आनुवंशिक लक्षण है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट तो हो गए, संचरण तो संचरित तो हो गए, लेकिन आपने नोट किया है कि जो वेरिएशंस जो है, विभिन्नता है, वो बनी रहती हैं। ठीक है, एक ही स्पीसीज के आपने कुछ मेंबर देखे होंगे, क्या उनकी शक्ल एक जैसी होती है? एक जैसी नहीं होती। तो ये वेरिएशंस बने रहना भी यहाँ पर जरूरी है। और ये जो लक्षण
जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिनका ट्रांसमिशन होता है, ये क्या कहलाता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। और यह जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, जब पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर जेनेटिक कैरेक्टर आनुवंशिक लक्षणों का संचरण होता है, तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? हेरिडिटी इसको बोलते हैं, आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के ऊपर सबसे अधिक एक्सपेरिमेंट किसने किए? ग्रीगर जॉन मेंडल ने, और इसीलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो बच्चों मेंडल के बारे में अपने देखें, ग्रीगर जॉन मेंडल के बारे में देखें तो 22 जुलाई 1822 में ये जन्मे थे और इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 जनवरी 1884 के अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी डेथ हो चुकी थी। इस दौरान 1822 से लेकर 1884 इस दौरान इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या कार्य किया? इन्होंने मटर, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? पाइजम सेटाइवम। मटर के ऊपर इन्होंने अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और उनका जो टाइम था मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, उनका जो टाइम था वो था 1857 से लेकर 1865, यानी लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने मटर के पौधे के ऊपर अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट 1857 से लेकर 1865 लगभग 8 सालों तक इन्होंने मटर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए उनका रिजल्ट नहीं निकाल सके। क्यों? क्योंकि उस टाइम जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ध्यान कहीं और था, ठीक है। तो इनकी जो उपलब्धियां हैं, इनकी खोज की जो उपलब्धियां हैं वे उस टाइम क्या है ज़्यादा चर्चा में नहीं आ सकी, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? इनके जो एक्सपेरिमेंट थे मटर के ऊपर उनकी दोबारा खोज हुई, उनकी दोबारा पुनः खोज हुई, रीडिस्कवरी हुई 1900 लगभग 1900 के अंदर। और 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनकी दोबारा खोज की। और वो कौन कौन है? ह्यूगो डी व्रीज, कहाँ से थे? हॉलैंड से। कार्ल कॉरेंस कहाँ से थे? जर्मनी से। इसी प्रकार एरिक वॉन शेरमॉक, ये कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया थे। तो ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेरमॉक, ये तीनों साइंटिस्ट जो थे इन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हैं जो कि इन्होंने मटर के ऊपर किए थे उनको उनकी पुनः खोज की, रीडिस्कवरी की और उन्होंने रिजल्ट निकाला, ठीक है। तो मेंडल ने क्या काम किया? मेंडल ने 8 सालों तक मटर के पौधे के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट क्या निकाला? तो यहाँ पर पाइजम सेटाइवम मटर जो है, मेंडल ने क्या किया? मटर में लगभग 34 पेयर्स, लगभग 34 जोड़ी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने लिए, 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। लेकिन अपने स्टडी के अंदर एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 7 जोड़ी कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट ही उसने लिए। बच्चों यहाँ पर लिखा है विपर्यासी लक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या है? कंट्रास्ट का मतलब क्या है? एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट। जैसे अपने ड्रेस कोड पहनते हैं, शर्ट किसी और कलर की और पैंट किसी और कलर की, तो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत, इसको बोलते हैं विपर्यासी या इसको बोलते हैं कंट्रास्ट। तो मटर के 7 जोड़ी, इसने सिर्फ 7 जोड़ी मटर के विपर्यासी लक्षण का अध्ययन किया, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, अगर यहाँ पेयर्स की बात करें तो 7 पेयर्स कंट्रास्ट ट्रेट हो जाएंगे। अगर कितने लक्षण
तो फिर आपके 14 ठीक है, और पेयर्स में करें तो 7 पेयर्स। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब बच्चों मेंडल के द्वारा पाइजम सेबेटम यानी मटर के ऊपर जो 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण उसने लिए वे कौन कौन से थे? तो यहाँ पर एक लिस्ट है 1 2 3 4 6 5 6 7। तो ये 7 जोड़ी यहाँ पर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, विपर्यासी लक्षण हैं, जिनमें से एक डोमिनेट है, दूसरा रिसेसिव है, एक प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है। ये जो टर्मिनोलॉजी है डोमिनेट रिसेसिव, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर करूंगा, लेकिन सिर्फ आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि मेंडल के द्वारा जो चुने गए जो 7 जोड़ी जो विपर्यासी जो लक्षण थे, कंट्रास्ट जो कैरेक्टर थे, वे कौन कौन से हैं? तो उन कंट्रास्ट कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले मटर के अंदर आता है हाइट ऑफ स्टेम यानी तने की लंबाई। तो तने की लंबाई के अंदर उसने 2 विपर्यासी कैरेक्टर हैं। देखो यहां पर एक जोड़ी कैरेक्टर है लेकिन उसके 2 रूप हैं, उसके 2 विपर्यासी का मतलब क्या है? अपोजिट। तो टॉल यहां पर डोमिनेट है, ड्वार्फ यहां पर रिसेसिव है। तो यहां पर मेंडल के द्वारा एक समय में एक ही लक्षण की वशांगति की, उसने एक समय में एक ही लक्षण को स्टडी किया, उसकी वशांगति की। तो यहां पर एक लक्षण कौन सा है? मटर की स्टेम की ऊंचाई, हाइट ऑफ स्टेम, ठीक है। लेकिन इसके एक जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, जैसे टॉल का मतलब है लंबा, तो जो मटर का जो स्टेम है वो लंबा, और लंबा का जो विपरीत है, अपोजिट है, कंट्रास्ट है, वो कौन सा है? ड्वार्फ, ठीक है, यानी बोना। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के कंट्रास्ट है, ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मटर के पौधे के अंदर पोजीशन ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर है उसकी स्थिति क्या है? क्या फ्लावर एक्सिलरी है? एक्सिलरी का मतलब अकक्षीय जिसको बोलते हैं। क्या फ्लावर टर्मिनल है? बिल्कुल टिप पार्ट पे है। दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है यानी कंट्रास्ट है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, शेप ऑफ पोड। मटर की जो फली है उसका आकार कैसा है? क्या उसका आकार इन्फ्लेटेड है मतलब चपटा, और दूसरा उसने कौन सा लिया इसके विपरीत? कॉन्स्ट्रिक्ट्स यानी संकीर्णित, संकुचित। नेक्स्ट कलर ऑफ पॉड, जो फली मटर की जो फली है उसका रंग कैसा है? तो उसमें रंग के लिए उसने 2 अपोजिट कैरेक्टर लिए, एक तो लिया ग्रीन यानी हरे रंग की, और दूसरा येलो यानी पीले रंग की। दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। बच्चों एक साइड में मैंने डोमिनेट लिखा है, दूसरी साइड में रिसेसिव कैरेक्टर है। ये डोमिनेट है, प्रभावी है, और ये अप्रभावी है, रिसेसिव है। नेक्स्ट बात करते हैं शेप ऑफ सीड यानी बीज की आकृति कैसी है? इन मटर के जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनकी आकृति कैसी है? तो उन्होंने 2 विपरीत कैरेक्टर लिए, राउंड यानी मटर के जो सीड जो बीज हैं वे कैसे हैं? राउंड हैं, और इसके विपरीत क्या है? रिंकल्ड, झुर्रीदार। राउंड का मतलब बिल्कुल गोल, और झुर्रीदार का मतलब रिंकल्ड, झुर्रीदार, ठीक है। नेक्स्ट कलर ऑफ सीड कोड यानी बीज के ऊपर जो चोल है, जिसको बीज चोल बोलते हैं, उसका रंग कैसा है? तो उसका क्या रंग? उसका ग्रे है, और इसके अपोजिट क्या है? व्हाइट। यानी मटर के जो सीड कोट हैं, बीज चोल हैं, उसके 2 रंग हैं, 2 लक्षण हैं। कौन से? ग्रे, और ग्रे का अपोजिट क्या है? व्हाइट। इसी प्रकार कलर ऑफ कोटिलीडोन, बीज पत्रों का रंग, जब जर्मिनेट होते हैं बीज पत्र जिसको बोलते हैं मोनोकोट, डाइकोट, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोटिलीडोन। तो मटर में जो कोटिलीडोन है उसका कलर कैसा है? येलो कलर और ग्रीन कलर, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बच्चों इस प्रकार मेंडल ने क्या किया कि एक समय पर एक ही कैरेक्टर को उसने स्टडी किया, लेकिन एक ही कैरेक्टर के 2 रूप सामने आए। 2 रूप सामने क्या आए? जिनको बोलते हैं कंट्रास्ट यानी एक दूसरे के विपरीत।
तो बच्चों ये हैं ट्रेट्स यानी 7 जोड़ी लक्षण, और ये हैं डोमिनेट, ये है रिसेसिव, एक दूसरे के विपरीत। तो बच्चों ये इसकी हिस्ट्री कंप्लीट है, और नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ अपने टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे।